एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। माय सेल्फ आदित्य और आज की इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 को। ये वन शॉट वीडियो है और पूरे चैप्टर को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही जल्द हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव को पकड़ते हुए, क्योंकि बिजनेस स्टडीज थ्योरी पेपर है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत अच्छे से आने वाले हैं। तो अब हम लोग बिना लेट किए हुए बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है और इसमें हम लोग अभी क्या पूरे कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है मैनेजमेंट का क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है आपके घर से चालू होता है और हर जगह होता है। मैनेजमेंट क्या है, हर जगह होता है। तो उसके पहले हम लोग मैनेजमेंट का डेफिनेशन बात जानते हैं। तो मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। ठीक है, यानी एक गोल को अचीव करने के लिए जो आर्ट फॉलो किया जाता है और इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, यानी टाइम से और कॉस्ट को मैनेज करते हुए, तो उसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। तो घर में हो भैया, घर में मम्मी कुछ ना कुछ काम जरूर देती हैं। तो मम्मी क्या है, घर की मैनेजर है। पूरे घर का काम मैनेज करना और पूरे घर का मैनेजमेंट देखना किनका काम है, मम्मी का काम है। तो मम्मी क्या करती हैं कि अगर मान लो घर में खाना बनना है, ठीक है, एग्जाम्पल है, घर में खाना बनना है और किसी सामान की कमी हो गई, सुबह सुबह का टाइम है, आप सोए हो, मस्त चिल मार के सोए हो, मम्मी आई, बेटा उठो, बेटा उठो, जबरदस्ती आपको उठा दिया जाता है, या तो टॉन्ट मार के या फिर किसी तरह प्यार से, जिस तरह से आप उठना चाहो, लेकिन आपको उठाया तो जरूर जाएगा। उसके बाद आपको मार्केट भेजा जाएगा और आपसे सामान मंगवाया जाएगा और ये बोला जाएगा कि बेटा इतना का सामान है, अब इतना में तुमको लाना है, इतना ही में मिलेगा, और तुमको दिया जाएगा पैसा। और तुम भी बहुत तेज, अब क्या करोगे कि तुमको तो भाई सोना भी है और जल्दी से उठोगे, फटाक से जाओगे और क्या करोगे, मान लो 60 रुपये का सामान है, 50 रुपये में लिया, 10 रुपये अपना कमीशन रख लिया, फिर जाके मम्मी को दिया, आके सो गए। तो टाइम भी आप जल्दी से पूरा किए, कॉस्ट भी आपने बचाया और आपने क्या किया, अपने काम को पूरा भी किया। तो यही है मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब इफिशिएंटली और इफेक्टिवली का मतलब तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और बहुत ही इजी से मैं आपको समझा देता हूं। तो इफेक्टिवली क्या है, टी फॉर टाइम, यहां मैंने बता रखा है टी फॉर टाइम, और इफिशियंसी सी, यहाँ पे इसमें सी आ रहा है ना और इसमें टी आ रहा है। तो ये याद रखना, अगर आप भूल जाते हो तो आप ये याद रखना कि जिसमें टी आता है वो टाइम से रिलेट करता है, जिसमें सी आता है वो कॉस्ट से रिलेट करता है। ठीक है, तो टाइम से रिलेट करता है, यानी कि अगर मान लो कोई कंपनी में काम दिया गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम मिलता है, तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट, मान लो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि मेरे को सारे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे 10 दिन में अपलोड करने हैं। तो 10 दिन से मैं 12 दिन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को 10 दिन के अंदर या 10 दिन में अपलोड करने हैं। तो मेरे को टाइम मिला, तो क्या हो गया, इफेक्टिवली। अब कॉस्ट भी बचाना है। अब मेरे को क्या बोला गया कि आप इतना काम कर रहे हो ना, तो आपको इतना ही पैसा मिलेगा। मान लो कि आप 10 दिन का जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरा खर्च है मान लो 10,000, ठीक है, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उतना कुछ होता नहीं है, मेरा खर्च है शूट करने का 10,000 और वहां से मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में मिला कि नहीं, आपको जो है आपको 11,000 ही हम देंगे। तो हम क्या करेंगे कि अपने कॉस्ट को बचाएंगे ना, अपने खर्च को कैसे हम कम करें कि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, एक एफिशिएंसी, मतलब कॉस्ट को बचाते हुए। ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ही रिलेट करता है इंपॉर्टेंस से, मतलब हर एक पार्ट में आपको रिलेट करेगा ही करेगा। और इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत जल्द खत्म करेंगे ऑब्जेक्टिव को कवर करते हुए, क्योंकि मेरा हर एक बात सुनना, हर एक बात में ऑब्जेक्टिव है। मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव को बता दूं कि आप बोल सकते हो ना कि मैनेजमेंट में कौन सा चीज टाइम बचाने के लिए यूज होता है, टाइम सेविंग एलिमेंट कौन सा है मैनेजमेंट में, या फिर एक टाइम सेविंग पार्ट कौन सा है। तो इसका आप बोल सकते हो ना कि टाइम से इफेक्टिवली जो है वो टाइम से रिलेट करता है, किस चीज से, टाइम से। और मान लो कॉस्ट से रिलेट कौन करता है मैनेजमेंट में, तो इफिशियंसी। ये चीज समझ में आ गया, ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ये सारा क्वेश्चन आप दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा 7 दिया हुआ है। पहला क्या है, गोल ओरिएंटेड। भाई गोल ओरिएंटेड तो समझ में आ गया, यहाँ पे अचीविंग गोल, ठीक है, यानी गोल को कैसे पूरा करें। मैनेजमेंट का काम क्या है, गोल को पूरा करना ना, मेरा क्या काम है उस पर फोकस करना और उसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूं। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, परवेसिव। परवेसिव का मतलब कि हर जगह
मैनेजमेंट मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, घर में भी है, बाहर भी है। आप बाहर निकल रहे हो, आप मान लो आपके पास बाइक है, तो बाइक से आप घूम रहे हो, तो आप अपने पेट्रोल को कैसे बचाओगे या उसको कैसे खर्च करोगे कि आपका पेट्रोल बच भी जाए। तो वो क्या है, मैनेजमेंट हर जगह है, परवेसिव का मतलब एवरीवेयर। समझ में आ गया। मल्टी डायमेंशनल, समझाने की कोई जरूरत नहीं, मल्टी डायमेंशनल तो समझ ही गए, हर जगह मतलब कि हर डायमेंशन में है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है। घर में हो या घर में क्या डेली घर में क्या एक ही दिन सब्जी बनता है, खाना बनता है, डेली बनता है ना। तो मैनेजमेंट मम्मी को क्या करना पड़ता है, घर में डेली करना पड़ता है। घर का जितना काम है उसमें डेली मैनेजमेंट है। आप एक ही दिन घर से बाहर निकलते हो नहीं ना, हमेशा निकलते हो। तो मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी हमेशा होते रहेगा। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, सिंगल पर्सन का काम नहीं है सारे चीज को मैनेज करना। अगर आप घर में जो काम हो रहा है तो मम्मी अकेले करेंगी, मान लो पापा भी हेल्प करते हैं ना, आप भी हेल्प करते हो, आपके भाई बहन भी हेल्प करते हैं, तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, अब मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, अब मैं अकेले वीडियो बनाऊंगा, एडिट करूंगा, सब चीज करके सब चीज अपलोड करूंगा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा और ग्रुप में रहूंगा, तो उसी काम को मैं 10 दिन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको बोला गया है ना, कॉस्ट और टाइम भी तो बचाना है। तो अकेले बंदा अगर काम कर रहा है तो वो टाइम तो लेगा इन कंपैरिजन टू ग्रुप। तो ग्रुप एक्टिविटी भी है मैनेजमेंट। कैसे, ये समझ में आ गया। मैनेजमेंट डायनामिक है। डायनामिक का मतलब रेगुलर चेंज के साथ चेंज होना। अब मान लो कि मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस है यानी कि हमेशा होता है, तो हमेशा पुराने चीज को फॉलो करेंगे। क्या पुराने ट्रेंड फॉलो होते हैं? नहीं ना, नए ट्रेंड आते हैं। अब कोई पहले था क्या, जींस पूरा फैला हुआ पहनते थे लोग, उसके बाद फिर नैरो आया, फिर अब एक्सीडेंटल चल रहा है, अब पता नहीं आगे किस तरह का चलेगा, बट वो क्या हुआ, एक ट्रेंड है। और ट्रेंड के साथ अगर कंपनियां चेंज नहीं होती, अगर उस जींस मैन्युफैक्चरर कंपनियां अगर ट्रेंड के साथ अपने जींस का मैन्युफैक्चरिंग चेंज नहीं करती और पुराने मॉडल से बनाती, तो उनका कंपनी चलता क्या? बिल्कुल नहीं चलता। और वो आप भी जानते हो, क्योंकि आप खुद नहीं खरीदते तो फिर उनका कंपनी कहां से चलेगा। तो मैनेजमेंट जो है डायनामिक इन नेचर है, इनटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट को हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बस उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया। इसमें कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, क्योंकि इतना जल्दी पढ़ाने का यही रीजन है कि आपको जल्द से जल्द पूरे चैप्टर को क्लियर करूं बहुत ही इजी वे में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हुआ। कैरेक्टरिस्टिक के भी बहुत सारे पॉइंट आपके आ सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के बाद इंपॉर्टेंस करेंगे, फिर लेवल करेंगे और उसके बाद फिर फंक्शन, इंपॉर्टेंस, ये सब चीज भी कर लेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब मान लो कोई भी मैनेजमेंट हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बना रहे हो उसमें मैनेजमेंट आप करोगे ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या घर हो या बाहर हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? पहले तो आप एस्टैब्लिश, आप कोई भी नया बिजनेस कर रहे हो, आप मान लो कि चाय का ही बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अब चाय वाले तो समझ ही लो, तो चाय का बिजनेस कर रहे हो, बहुत फेमस है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? कहीं भी आपने स्टॉल लगाया, कहीं भी आपने एक शॉप खोला, तो उसमें आपको सरवाइव करना पड़ेगा। आपको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट चीज देना पड़ेगा ताकि लोग आपके चाय को जाने और आप फेमस हो जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है, पहले आप क्या करोगे? सरवाइव करोगे मार्केट में बैठोगे, अपना पैर जमाओगे। उसके बाद फिर दूसरा काम क्या करोगे कि अब आप मार्केट में सबसे ज्यादा फैल चुके हो, आपका पूरा मार्केट में नाम हो गया है कि ये चाय वाला सबसे बेस्ट है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप प्रॉफिट निकालने का कोशिश करोगे वहां से जैसे ही आपको प्रॉफिट आने लगेगा, आप करोगे कि अपना फ्रेंचाइजी बनाता हूं, अब मैं यहाँ पे से अपना फ्रेंचाइजी उसको दूंगा, अपना फ्रेंचाइजी पूरा चारों तरफ फैलाऊंगा। तो क्या हो गया? आपका ग्रोथ हो गया। तो यही हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव में हम लोग बात करते हैं कि सोशल का मतलब क्या होता है कि अपने आसपास अगर हम इससे अर्न कर रहे हैं, आपसे अर्न कर रहे हैं, मार्केट में सबसे अर्न कर रहे हैं, तो मेरा एक ये होगा ना खुद का ऑब्जेक्टिव कि हम दूसरों की भी नीड को फुलफिल करें। अगर मेरे पास अच्छा पैसा आ रहा है तो डोनेट करना या फिर किसी का हेल्प करना जिसको उसकी नीड हो, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल। और चौथा क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदे काम कर रहे हैं, तो हर एक बंदे का अपना पर्सनल एम होता है, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके क्या, अब मान लो कि किसी को पैसे की नीड है और किसी को प्रमोशन चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, बहुत सारे लोगों को अलग अलग नीड होती है, तो जिसको जो चाहिए आप उसका फुलफिल करो वो नीड, और आपके ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद अच्छे से ग्रो करेंगे। क्योंकि
अगर आपके एम्प्लॉय खुश रहते हैं तो आप जो है वो अब आप क्या करोगे, अगर आपके एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली बात है कि ग्रो करेगा। तो ये है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये तीनों चीज समझ में आ गया। इसमें से भी आपका आ सकता है एमसीक्यू में भी, या फिर ये ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है तो उसमें आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के कौन से टाइप पार्ट होते हैं, ऑर्गेनाइज सर्वाइवल कौन से ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो सर्वाइवल का पार्ट है, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ, इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आप ये चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस पे। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कैरेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंस सिमिलर बेसिस पे, मतलब बोले ना सब चीज सेम है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है, यानी ग्रुप गोल को अचीव करना सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। देखो भाई ये पढ़ेंगे ना तो तुमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, उतना कुछ समझाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रुप गोल अचीव करना सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब कोई टारगेट मिला आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको पूरा करना है ना, जैसे मैंने बोला कि 10 दिन में वीडियो पूरा करना है तो अचीव करना है। ग्रुप गोल अगर मैं करता हूँ, ग्रुप में मिलकर ये काम करता हूँ तो मैं 10 दिन में टारगेट पूरा कर लूंगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दूसरा चीज है इंक्रीज इफिशियंसी। अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीज इफिशियंसी। तीसरा क्या है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलर चेंजेस के साथ क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि रेगुलर चेंजेस के साथ जब आप चेंज हो रहे हो तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनामिक इन नेचर होगा। मान लो कि आप रेगुलर चेंजेस के साथ नहीं चेंज हो रहे हो तो आप फिर पीछे रह जाओगे ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करना इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, ठीक है। ये तो इससे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ पे ये सोशल ऑब्जेक्टिव, तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर आप ग्रो कर रहे हो, आप एक एरिया में, अपने एरिया में मान लो कि आपका बिजनेस ग्रो कर गया तो आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो और बहुत सारे फैमिली आपकी वजह से रन करेंगी। ये चीज, ये थिंकिंग अगर बनाए रखते हो तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो ये आप क्या करोगे, सोसाइटी का भी डेवलप करोगे, क्योंकि आप अगर अच्छा आपका इनकम होगा तो आप सोसाइटी में जिसको भी नीड होगी आप उसको उतना अमाउंट पैसा या फिर जिस चीज की भी नीड होगी आप दे सकते हो। तो सोसाइटी की भी आपकी वजह से डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं लेवल। तो मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं, इन सारे चीजों में ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे। हर एक बात को आप हर एक पॉइंट को समझ लो क्लियरली, क्योंकि कहीं भी ऑब्जेक्टिव में आया आप फटाक से टिक करके आना। बिजनेस स्टडीज बहुत इजी है। तो अब बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो 3 लेवल है मैनेजमेंट का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है। 3 लेवल है, टॉप, मिडिल, सुपरवाइजरी, ठीक है। अब टॉप लेवल क्या होता है, टॉप लेवल में क्या होता है कि जो भी तो अब टॉप लेवल में क्या होता है कि जो भी बंदे, अब आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से रन करना है, किस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक सारा रूल रेगुलेशन जो बनते हैं वो कौन बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजर्स, जो कि होते हैं चेयरमैन, सीईओ, एमडी या ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि मैनेजर होते हैं, डिविजनल हेड हो गए, सेल्स हेड हो गए, एचआर हो गए, ये सारे क्या हो गए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गए, मिडिल लेवल पे हो गए। थर्ड क्या है, सुपरवाइजरी लेवल, फोरमैनशिप, सुपरवाइजर, यानी कि मिडिल लेवल जो फॉलो करते हैं। सेकंड, पहला क्या है, पहला जो है टॉप लेवल जो है वो कोई भी प्लान को बनाते हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाते हैं। उसके बाद फिर सेकंड है मिडिल लेवल, उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं, बताते हैं कि आप लोग को ये सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, और वो खुद भी फॉलो करते हैं। तो वो हो गया सेकंड मैनेजर्स का पोस्ट, ठीक है। थर्ड जो है फोरमैनशिप और सुपरवाइजर, वो जो होते हैं वो उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और जो भी लेबर उनके नीचे जो होते हैं उनको फॉलो करवाते हैं और उन सारी चीजों को बताते हैं। तो ये आपका समझ में आ गया 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इससे भी ऑब्जेक्टिव आपका आएगा ही आएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक क्लियर हो गया था। तो अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है, मैनेजमेंट आर्ट होता है, मैनेजमेंट साइंस होता है या मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है। और इसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं और इस चैप्टर को पूरे अच्छे से खत्म करते हैं विद ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे उसको समझते हुए। तो मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है, सबसे पहला मैनेजमेंट आर्ट होता है, मैनेजमेंट साइंस होता है या मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है। तो ये तीनों चीज होता है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट आर्ट कैसे होता है ये हम लोग बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थियोरिटिकल नॉलेज पढ़ रहे हैं। आर्ट में क्या है, स्किलफुल एंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज।
तो उन्होंने दे रखा है कि कैसे और क्या होता है मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, यानी थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे होता है। अगर आप आर्ट साइंस और प्रोफेशन का मतलब नाम से भी समझ सकते हो, इतना तो आप मैच्योर हो चुके हो। तो अब बात करते हैं ऐसे नॉर्मली, मैं बता दूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज होता है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज जो है वो मैनेजमेंट का कौन सा नेचर है, आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इतना इजी तो पूछता नहीं, बट हो सकता है कि पूछ दे, तो ये चीज समझ में आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आपका पर्सनलाइज क्या नॉलेज है, किस तरह से आप देख रहे हो, उस पे बेसिस करता है हर एक पर्सन पे, आप कैसे पर्सन टू पर्सन आप स्टडी किया जाता है। उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा दिया जाता है कि बहुत सारा नाम ऐसा रहता है कि याद ही नहीं आता यार, बहुत ज्यादा टफ नाम होता है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है, उनका जो वे है, उनका जो अपना थिंकिंग, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है वो देते हैं। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, थियोरेटिकल नॉलेज और क्या होगा, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। तो मैनेजमेंट आर्ट हो गया, ये समझ में आ गया। आप बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस नॉर्मल है, मैनेजमेंट में साइंस क्या होता है, तो साइंस में आप नॉर्मल देखो क्या होता है, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है उसमें, फिर एक्सपेरिमेंट बेस होता है। साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट बेस होता है, आपका रिसर्च होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद बोला जाता है कि हाँ साइंस के हिसाब से ये चीज सही है। तो साइंस के हिसाब से आप समझ जाओ कि मैनेजमेंट को भी देखा जाता है कि क्या इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मान लो कि हम एक प्रोडक्ट निकाले हैं और उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये कितने लोग लेंगे और वो प्रोडक्ट किस एज कैटेगरी के लोग यूज करेंगे। जैसे मेरा चैनल है तो इस चैनल पे कौन से एज कैटेगरी के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे और कौन से एज कैटेगरी के लोग मेरे को अनफॉलो करेंगे या मेरे को देखेंगे भी नहीं। तो ये मेरा क्या है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन होगा। तो ये एक साइंस हो गया और यूनिवर्सल वैलिडिटी के साथ होगा। तो इसका मैनेजमेंट एज ए साइंस बोल सकते हैं कि इट इज एन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन, अब बहुत बंदा जो एक आर्ट तो समझ में आ गया कि थियोरेटिकल नॉलेज है, साइंस समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। प्रोफेशन में क्या होगा कि कोई एक उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के आया होगा, वो सर्व करने आया है सोसाइटी को। आप मान लो एमबीए है, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए करने के बाद फिर जो बंदा जॉब करेगा तो क्या होगा, एक प्रोफेशनल होगा। तो उसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि उसको बहुत अच्छे से अपने फील्ड का नॉलेज हो, एंट्री है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है और सर्विस मोटिव है। इसका ये 5 पॉइंट है, आराम से क्लियर कर लो। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है, पूछ सकता है कि सर्विस मोटिव किस पार्ट में, कौन सा नेचर है मैनेजमेंट का, तो प्रोफेशन हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो क्लियरली अच्छे से पढ़ लो। अब समझ में आ गया कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट्स, क्लियर हो गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन है और इसमें क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। और है तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे। तो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट का और बहुत ही सीक्वेंस वाइज याद करना और बहुत ही इजी है। तो पहला क्या है, तो प्लानिंग। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, आप अपने घर में या कहीं भी कोई काम कर रहे हो, सबसे पहला काम आपको क्या करते हो, कहीं आपको टूर पे जाना है, कहीं आपको बाहर जाना है, कहीं भी आपको जाना है या कुछ भी काम करना है, एग्जाम है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि हमको ऐसे ऐसे पढ़ना है। और अगर आपने प्लानिंग का कुछ समझ में नहीं, आप कंफ्यूज हो, तो पुराने वाले वीडियो पे जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्लानिंग किस तरह से हम लोग करते हैं। ये पढ़ाना नहीं, एग्जाम के लेके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पढ़ने वाला प्लानिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस। ठीक है, यानी कि आगे क्या करना है उसके बारे में मेरे को पहले सोचना पड़ेगा। अगर मैंने ये सोचा मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं उसके बारे में पहले सोचूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करूंगा कि मेरे को करना क्या। मान लो मेरे को पढ़ना है तो मैं एक टाइम टेबल बना लिया, एडवांस में मैंने टाइम टेबल बना लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उस टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज करूंगा। तो उसको अपना ड्यूटी, मेरा जो भी ड्यूटी है या फिर मेरे को जो भी काम है, जितने भी ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसको मैं असाइन करूंगा, इतने ये पढ़ना, इतना ये पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना। तो ऑर्गेनाइज करूंगा पहले सब चीज को। फिर तीसरा क्या है, स्टाफिंग। अब उसको मैं क्या करूंगा, उस पर अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने आप को, अगर मान लो मेरा फ्रेंड है, मैंने ग्रुप स्टडी किया है, ठीक है, तो ग्रुप स्टडी में मैं टीचर हूँ, तो मैं जो है अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को बोलूँगी भाई तू लोग ये काम करके आना, तू ये पढ़ना, तू ये पढ़ना, तू ये पढ़ना, और उसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं तुम लोग अपना अपना जो भी टॉपिक है वो सब पढ़ाना। तो क्या है, स्टाफिंग में राइट पीपल टू राइट जॉब, सही लोग को सही काम देना।
चौथा क्या है, डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना, बताना कि भाई देख तू करेगा तभी टॉप करेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, इस तरह से करोगे तो आपके अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो क्या है, डायरेक्शन देना। बात करते हैं कंट्रोलिंग, लास्ट में क्या है, मॉनिटर करना, मतलब देखना कि हाँ सही काम हो रहा है, जो मैंने प्लान किया, जो मैंने देखा है वो सही काम हो रहा है या नहीं। ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने कर लिया। अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल और इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब सिंपल है कि जितने भी फंक्शन, जितने भी काम हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सेल्स का हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो रहा है, चाहे वो पीपल हायरिंग है यानी एचआर है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपका कि पूरे कंपनी जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखेगी, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी जो है वो ग्रो करेगी। अगर आपके फ्रेंड्स को आपने बोल दिया कि भाई देख आज चोरी करना है एग्जाम में, ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा करना मत, तो आप बोलोगे भाई तू इसका कर लेना, मैं इसका कर लूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ लूंगा। तुम लोग एक प्लान बनाते हो कि हाँ भाई तू ये कर लेना, एकदम याद से कर लेना। अगर वो बंदा नहीं करेगा और तुम भी नहीं करके जाओगे, उसके भरोसे पे अगर तुम चले गए एग्जाम देने और वो बंदा अगर तुमको नहीं बताया, अगर वो पढ़ के आया और वो तुमको नहीं बताया तो तुम फेल हो जाओगे। तो इसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए एक दूसरे से, ताकि आप आराम से लिख सको। एक एग्जाम्पल, ऐसा काम मत करना, फंस सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आए कि एक दूसरे में तालमेल होना चाहिए कंपनी में। कोऑर्डिनेशन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, तो ये एक इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, इंश्योर करता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिंपल है, यहाँ पे मैंने बता भी रखा है। तो उसके बाद फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है ऑल परवेसिव फंक्शन है, यानी कि अभी ये भी समझ में आ गया, हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, और क्या है आपका यहाँ पे ये सोच समझ के करने वाला काम है कोऑर्डिनेशन। मतलब कि कुछ भी बेफालतू का ऐसा ना कर दिए कि लोग फंस सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, मतलब कि हर डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजर है, यानी मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो, या फिर लोअर लेवल हो, या सुपरवाइजरी लेवल हो, तो उनका ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के रखना। कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी, यानी कि 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट को किस तरह से डिफाइन किया गया है, मैनेजमेंट को किस तरह से देखा जा रहा है। तो 21st सेंचुरी में क्या है कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, फैशन में चेंज आ रहे हैं, ट्रेंड्स में चेंज आ रहे हैं, तो उन चेंजेस को अडेप्ट करते हुए आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आईटी डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर में कितने ग्रोथ हो रहे हैं वो भी आप जान रहे हो। तो ये सारा जो है वो 21st सेंचुरी में हो रहा है, और इसी के साथ आपका जो पूरा चैप्टर है वो क्लियर होता है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट चैप्टर क्लियर करेंगे एक शॉट में, और पूरे वीडियो को अच्छे से समझना विद ऑब्जेक्टिव आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो है आराम से पेपर सॉल्व होगा और आप बहुत ही सही वे में पेपर सॉल्व करके आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ताकि तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का और तुम अच्छे से अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर सको।